हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये 10वां पार्ट है, जिसमें हम 6वें चैप्टर त्रिभुज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों और प्रमेयों को देखा था। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर के उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा है आकृति 6.19 में डी समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर B/EC है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, जितना हमारे क्वेश्चन में भुजाओं से संबंधित जो संबंध दिए हुए हैं उनको पहले हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो लिख देंगे हेडिंग दिया है। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए मान है इनको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था एक त्रिभुज हमारे पास जिसका नाम ABC है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में अब इस त्रिभुज में दिया हुआ है कि जो भुजा हमारी DE होगी वो AC के समांतर होगी। उसके बाद समांतर भुजाओं का एक युग्म और दिया हुआ, उसको भी हम लिख देते हैं। ये हमारा DF समांतर AE ये भी दिया हुआ है। अब अगला हेडिंग होगा हमारा सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर हेडिंग अगला सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है BF/FE। तो लिख देंगे यहाँ पर BF/FE बराबर BE और उसके बाद EC है। तो लिख देंगे B/EC ये हमें सिद्ध करना है। अब आइए हम इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग हम लिख देंगे उपपत्ति में जो हमें सिद्ध करना होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये अगला हेडिंग हमारा उपपत्ति का हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समांतर भुजाओं के जो युग्म दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे कि ये किस त्रिभुज में है। तो यहाँ पर अगर आप पहले युग्म को देखें जिसका यहाँ पर अगर हम भुजाओं को ध्यान दें तो ये भुजा हमारी है, शुरू वाले लेंगे DE और उसके बाद समांतर AC। तो यहाँ पर DE को अगर हम देखें तो DE भुजा जो हमारी होगी उसको हम चिन्हित कर लेते हैं। अब DE को आप देखेंगे D से E को मिला देते हैं, ये हमारी DE भुजा हो गई और ये AC के समांतर है। अब इन दोनों भुजाओं को हम देखेंगे कि कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजाएं हैं। तो अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें ABC को तो इसमें ये दोनों भुजाएं पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पर हम इस बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को हम लेते हैं जिसका नाम ABC होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में सबसे पहले जो भुजाएं समांतर भुजाओं का युग्म दिया हो उसको हम लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि DE समांतर AC, और हम थ्योरम इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसी थ्योरम का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो जब इस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये BD लिख देंगे इस टाइप से, ये हो जाएगा BD और उसके बाद बटे BD पहला खंड हो गया और दूसरा खंड हमारा DA होगा। तो BD/DA ये बराबर होगा दूसरी भुजा जो हमारी BC थी, ये भी दो खंडों में विभाजित हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा B/ पहला खंड BE और दूसरा खंड हमारा EC होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आगे BE/EC। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब जिस टाइप से आप इसको सॉल्व किए हो इसी टाइप से हम दूसरे जो समांतर भुजाओं का युग्म दिया हुआ उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आगे यहाँ पर फिर हम लिख देंगे जैसे कि इसमें लिखे थे वैसे लिख देंगे कि त्रिभुज, उससे पहले अच्छा हम एक बार देख लेते हैं। ये दिया है DF/AE। अब ये पहले हम देख लेते हैं कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो DF है, D को हम यहाँ पर F से मिला देते हैं। तो जब D को हम यहाँ पर
एफ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी एफ। ये भुजा हो गई, रेड वाले कलर को आप ध्यान देंगे। और दूसरी भुजा जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। अब ए ई भुजा को देखते हैं तो ए से ई को मिला देंगे, ये ए ई भुजा हो गई। अब फिर हम देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज को मिले, कि ये दोनों भुजाएं उसमें आ जाएं। तो अगर हम त्रिभुज ए बी ई को लेते हैं तो उसमें ये दोनों भुजाएं होंगी, इसलिए हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई को ले लेते हैं। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी ई। इस त्रिभुज की सहायता से अब हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई में, अब त्रिभुज ए बी ई में जो समांतर भुजाओं के युग्म दिए हैं उसको पहले हम लिख देंगे, जैसे कि हम पहले शुरू में किए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ये दिया है डी एफ, चूँकि डी एफ समांतर, अब जो डी एफ था ये समांतर दिया हुआ ए ई के, तो लिख देंगे डी एफ समांतर ए ई। और अगर डी एफ ए ई के समांतर है तो फिर हम उसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे, उसके अनुसार फिर ये हो जाएगा हमारा, जैसे इसमें लिखे थे, ये हो जाएगा बी डी बटे डी ए बराबर इस दूसरी भुजा के जो खंड होंगे, एक बी एफ है और दूसरा एफ ई है, तो ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट हम मान चुके हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फिर लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। अब अगर आप समीकरण 1 हुआ 2 को ध्यान से देखते हैं तो दोनों समीकरण में ये डी बी बोले या बी डी बटे डी ए ये कॉमन होगा, इसलिए इसके दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। अब इनकी सहायता से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो गया बी, इसके जगह पे लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर, उसके बाद दूसरा साइड ये हमारा, दोनों चूँकि बराबर थे तो बराबर ये हो जाएगा हमारा बी ई बटे ई सी। और आप अगर क्वेश्चन को देखें तो यही हमें सिद्ध करना था कि बी एफ बटे एफ ई जो होगा वो बी बटे एफ सी के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया। ये हमारा इस चैप्टर का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तो यहाँ पर आकृति पहले से हम बना लिए जिससे कि टाइम की बचत हो। यहाँ पर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोला ए बी समांतर डी सी है। तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है ये डी सी के समांतर है, यानी कि ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर हैं। आगे बोला है तथा इसके विकट परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके विकट की बात करें, एक विकट ए सी होगा, दूसरा विकट बी डी होगा, ये दोनों एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दिखाना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ के होगा, ये हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भुजाओं में जो संबंध दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे कि दिया है, अब यहाँ पर दिया हुआ था कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में इस चतुर्भुज में दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी इतना दिया हुआ है। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा लिख देंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है हमको कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ के होगा। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख देंगे ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग हम लिख देंगे यहाँ पर उत्पत्ति। अब आगे जो हमें सिद्ध करना है, यानी कि भुजाओं में जो संबंध यहाँ पर हमें सिद्ध करना है वो हम देख लेते हैं किस त्रिभुज में होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे आकृति जो भुजाएं होंगी किन्हीं भी दो सम्मुख त्रिभुजों को हम ले लेंगे तो ये भुजाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं दो सम्मुख त्रिभुजों के युग्म को लेंगे जो समांतर भुजाओं से संबंधित हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा ए ओ बी हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज सी ओ डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे जिन दो त्रिभुजों को हम लिए हैं, एक ए ओ बी है तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी
तथा दूसरा त्रिभुज COD है तो लिख देंगे तथा त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि भुजाओं या कोणों में क्या क्या हमें किन भुजाओं का अनुपात या फिर कौन से कोण बराबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला हमारा कोण होगा यानी कि कोण BAO, ये कोण OCD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, अतः ये एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले उन्हीं कोण को लिखेंगे जो त्रिभुज पहले जिसका नाम लिखे हैं। तो पहले त्रिभुज AOB है तो इसकी भुजाओं या फिर हम कोणों को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस कोण का नाम BAO, लिख देंगे कोण BAO, ये बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण DCO या फिर बोले OCD। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण DCO, कोण DCO। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये क्यों बराबर है, एकांतर कोण के नियम से बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एकांतर कोण। इसी टाइप से अब अगला हम देख लेते हैं। तो अगला भी जिस टाइप से यहाँ पर आप देखे हो, अगर हम BD को यहाँ पर मान लें कि जो BD ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ भी ये एकांतर कोण के नियम से बराबर हो जाएगा, यानी कि BD जो होगा BD या बोले ABO, ये बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पे जो होगा हमारा CDO, इसके बराबर होगा। ये भी एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा। लिख देंगे यहाँ पे तथा ये दूसरा कोण है हमारा जिसका नाम ये हो जाएगा ABO, लिख देंगे कोण ABO बराबर दूसरे त्रिभुज के कोण CDO के बराबर होगा। तो लिख देंगे कोण CDO, ये भी एकांतर कोण के नियम से बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकांतर कोण। अब आप समरूपता के प्रतिबंध पढ़े थे, वहाँ पर हमने वैसे तीन प्रतिबंध पढ़े थे, लेकिन आपको बताया था कि जो पहला था उसमें 2 प्रतिबंध था, एक एंगल प्रतिबंध और दूसरा एंगल प्रतिबंध। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल प्रतिबंध के अनुसार कि पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर है, इसलिए हमारे दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज AOB समरूप। अब यहाँ पर आप दूसरे त्रिभुज का जब नाम लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि किसके संगत कौन सा शीर्ष था, उसके अनुसार ही हम नाम लिखेंगे। तो अगर हम शीर्ष A की बात करें तो शीर्ष A के संगत C था, तो यहाँ पर पहले हम C लिख देंगे O, ये शीर्ष दोनों में कॉमन था तो ये बीच में O हो जाएगा। उसके बाद B के संगत D था तो यहाँ पे लिख देंगे हम D हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज AOB ये समरूप होगा त्रिभुज COD के। और जब यहाँ पर आप समरूपता का प्रतिबंध भी लिख देंगे तो ये एंगल के नियम से समरूप हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल प्रतिबंध, ये हमारा समरूपता का प्रतिबंध हो गया। आप इसको जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़े हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, लिख देंगे यहाँ पे अतः। अब अगर हम संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर हम उन्हीं भुजाओं को लेंगे जो हमें यहाँ पे सिद्ध करने हैं। तो पहली भुजा ये हमारी AO होगी, यानी कि पहले दोनों शीर्ष लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा AO। अब पहले त्रिभुज में अगर हम पहले दोनों शीर्ष लिए तो दूसरे त्रिभुज के भी पहले दोनों शीर्षों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बटे CO। उसके बाद बराबर फिर अगला हम पहले त्रिभुज के लास्ट के दोनों शीर्षों को लेते हैं, यानी कि OB। तो यहाँ पर भी लास्ट के दोनों शीर्ष लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा OB, और उसके बाद OB फिर बटे OB के संगत OD हो जाएगा, तो OB बटे ये हो गया OD। आगे इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे जब हम तो ध्यान देंगे कि जो हमें सिद्ध करना उसी अनुसार ये हो। तो यहाँ पर अंश में AO है, AO इसे हम रहने देते हैं ये अंश का। उसके बाद आगे ये OB दूसरे साइड में दाएं साइड में देखें तो OB अंश में है, इधर हम ले आते हैं, जब बाएं साइड में लाएंगे तो हर में हो जाएगा। इसी टाइप से बाएं साइड में CO हर में है, जब इसको हम दाएं तरफ में ले जाएंगे तो अंश में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमें AO बटे ये प्राप्त हो जाएगा AO बटे OB बोले या फिर BO बोले, तो AO बटे BO बराबर CO यहाँ पर चला गया है, तो ये हो जाएगा CO और बटे ये हो जाएगा OD या फिर DO। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध करके देख लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब साथ ही हम आकृति को भी देखते चलते हैं। यहाँ पर ए बी जो है एक खंभा है जिस पर ऊपर ए पर बल्ब लगा हुआ है। उसके बाद बोला है कि इस खंभे से एक लड़की है जो आधार से परे, परे का मतलब होता है आधार से परे, इसका मतलब हुआ आधार से दूर। बोला 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब ये आधार से दूर जा रही है, जिसका वेग हमें मालूम है, इसका वेग दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। इसका वेग दिया हुआ है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये खंभे से इतने वेग से दूर जा रही है। फिर आगे बोला है कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बोला है कि जो बल्ब है वो जमीन से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे कुछ मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर जो 3.6 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर होगा। तो ये जो बल्ब होगा ये हमारा ये 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ए बी का मान दिया हुआ है। तो जो मान दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वेग दिया हुआ था लड़की का, तो यहाँ पर लड़की का वेग लिख देते हैं। ये बी ये दिया हुआ था 1.2 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद खंभे की ऊंचाई दी है जिसको यहाँ पर ए बी से दर्शाया गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर ये दिया है 3.6 मीटर। उसके बाद आगे फिर कहा है कि ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद हमें लड़की के छाया की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पर दिया है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, यानी कि लड़की की लंबाई भी दिया है जिसको यहाँ पर सी डी से चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी बराबर 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में मीटर में बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 मीटर। ये भी मीटर में हो गया। अब बोला था 4 सेकंड बाद लड़की के छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर पहले ज्ञात कर लेते हैं कि ये 4 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगी, क्योंकि ये खंभे से दूर जा रही है, नहीं कि बी से ये चलना शुरू करती है। तो 4 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी चली, लिख देंगे यहाँ पर 4 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद लड़की द्वारा चली गई दूरी, 4 सेकंड बाद लड़की द्वारा तय दूरी, लड़की द्वारा चली गई दूरी, या फिर लिख देंगे लड़की द्वारा तय दूरी। अब 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में कि ये बिंदु डी पर पहुंच जाती है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर दूरी है उसका नाम हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी डी बराबर ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े ही हैं, पिछले क्लासों में फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। उसके अनुसार अगर हम लिखें तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। और अगर यहाँ पर हम चाल की बात करें तो इसका चाल दिया है 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समय तो 4 सेकंड बाद बोला था, तो यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। जब 1.2 में 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 4 ये हो जाएगा 8। अब बी डी ये दूरी था, सारे मात्रक मीटर में है, ये हम के ये सिस्टम में है, तो ये भी मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें बी डी की लंबाई भी मालूम हो गई। उसके बाद हमें मालूम करना है कि के बाद लड़की के छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। लड़की की छाया यहाँ पर डी से दिखाई गई है, तो इसी हमें डी का वैल्यू मालूम करना है, यानी कि यहाँ से हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। अब डी को आप चाहो तो कोई वैल्यू मान सकते हो। मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर मान x है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना लड़की के छाया की लंबाई, माना लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई जिसको यहाँ पर डी से दिखाया गया, तो यहाँ पर लिख देंगे डी, लड़की के छाया की लंबाई डी बराबर
x है, इतना यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमें x इसी डी का मान मालूम करना है और यहाँ पर बी डी का मान मालूम है, ए बी का मान मालूम है, उसके बाद सी डी का मान मालूम है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे। उन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं, उसके बाद समरूप दिखा देते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज हमारा ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा और दूसरा ये छोटा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी, एक त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी ई, तथा जो दूसरा हमारा छोटा वाला त्रिभुज होगा जिसका नाम सी डी ई होगा, लिख देंगे तथा त्रिभुज सी डी ई में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, तो हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कोण बराबर होंगे या भुजाओं में कौन सा अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का कोण भी छोटे वाले त्रिभुज के कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों खंभा हो या फिर लड़की दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इसलिए ये दोनों समकोण होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि कोण बी बराबर, ये कोण बी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे समकोण, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो 90 अंश है, ये दोनों समकोण हैं। उसके बाद अगर हम कोण ई को देखें तो कोण जो ई होगा ये कॉमन होगा, यानी कि जो यहाँ पर कोण ई होगा ये बड़े वाले त्रिभुज में भी होगा और उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ई बराबर कोण ई। यहाँ पर आप करेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो उभयनिष्ठ, लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। देखिए ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण का मतलब कि दोनों त्रिभुजों में होगा, इसलिए ये बराबर है। अब पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारे समरूप होंगे। लिख देंगे यहाँ पर हम इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पर संगत शीर्षों का नाम आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखे हुए वैसे ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष बी था वो डी के बराबर है और उसके बाद ई दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पर ए वाला जो होगा वो सी के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर आप समरूपता का प्रतिबंध लिखना चाहें तो यहाँ पर दो कोणों को हम बराबर दिखाए हैं, तो यहाँ पर जो समरूपता का प्रतिबंध होगा वो होगा एंगल प्रतिबंध, यानी कि ये एंगल प्रतिबंध के नियम से समरूप होगा। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः, अब यहाँ पर संगत भुजाओं को लेते समय आप ध्यान देंगे कि हम उन्हीं भुजाओं को लेंगे जिनका मान या तो हमें मालूम करना है या फिर मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम पहले दोनों शीर्षों को लेते हैं, यानी कि ए बी, जो ए बी होगा इसके संगत सी डी होगा। अब हमें ए बी और सी डी ये दोनों मान मालूम है, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को मिलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अतः, लिख देंगे ये लिख ही दिए हैं ए बी बटे सी डी, उसके बाद बराबर अगली भुजा हमारी बी ई होगी और यहाँ पर बी ई ये मान भी हमको मालूम है, क्योंकि बी डी पहले से मालूम है और डी ई को एक्स माने हैं। और उसके बाद अगर हम बी के संगत की बात करें तो ये डी ई होगा जिसका मान हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर अगली भुजा इसको हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी ई बटे डी ई। अब हम यहाँ पर हमें भुजाओं में रिलेशन प्राप्त हो गया है। अब आगे हम क्या करते हैं कि इनका मान रख देंगे, जो भुजाओं का मान होगा उन मानों को यहाँ पे रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए बी इसका मान हमें मालूम है, रख देते हैं इन मान को। तो ए बी का मान 3.6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.6। उसके बाद बटे आगे सी डी है, सी डी का मान भी हमें मालूम है, ये 0.9 आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.9 हो गया। उसके बाद बराबर आगे बी ई है और यहाँ पर अगर हम बी ई देखें तो बी ई जो होगा ये पूरा मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग हमारा बी डी है और दूसरा भाग यहाँ पर डी ई है। बी डी का मान यहाँ से हम मालूम किए थे जिसका वैल्यू 4.8 प्राप्त हुआ था, तो इसके जगह पे लिख देंगे 4.8, उसके बाद प्लस डी, दोनों मिलाकर ये बी होगा और डी को हम एक्स माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस एक्स। उसके बाद बटे अगर हर की बात करें तो हर में यहाँ पर हमारा डी था और डी का मान एक्स माने हैं तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। फिर इससे अगर हम देखें तो ये 0.9 हर में है और अंश में 3.6 है, ये हर
जो अंश वाला है वो हर का 4 गुना, इसलिए इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद बराबर ये हो गया हमारा, ये दाएं तरफ साइड वाला जो हमारा है वो वैसे ही रहेगा, 4.8 बटे ये x हो जाएगा। फिर आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो x का गुणा 4 में हुआ, ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर ये 4.8 और उसके बाद प्लस x हो जाएगा। फिर x को इधर लाएंगे तो ये 3x बचेगा। और बाद में जब हम x बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर हमें इसको सॉल्व करके x को आप इधर लाओगे 3x होगा। फिर हम x बराबर लिखेंगे तो ये 4.8/3 हो जाएगा। अब आगे जब हम भाग करेंगे तो 3 से भाग होगा तो ये यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1.6, यानी कि x का मान मिला। सारे मात्रक मीटर में थे तो यहाँ पर हम मीटर लिख देते हैं। तो यहाँ से x का मान मिला हमको 1.6 मीटर लिख देंगे यहाँ पर, जो कि लड़की के छाया की लंबाई थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः छाया की लंबाई, या फिर लड़की के छाया की लंबाई लिख देंगे अतः लड़की के छाया की लंबाई, लड़की के छाया की लंबाई, लड़की के छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में भुजाओं में जो संबंध दिए हुए हैं उनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। बोला कि ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज है। इसमें बोला है इस त्रिभुज में आगे, अब क्वेश्चन में जैसा बोला उसके अनुसार हम आकृति को पूरा कर लेते हैं। बोला त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसका हम नाम मान लेते हैं त्रिभुज का नाम ABC है। तो ये शीर्ष A हो गया, दूसरा शीर्ष B, उसके बाद तीसरा शीर्ष यहाँ पर C हो गया। बोला कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC। अब यहाँ पर कोण आप ध्यान देंगे तो ये है ADC। अब ये मालूम है, इसका मतलब जो D होगा ये BC भुजा यानी इसके कहीं बीच में ही होगा, B और C के बीच में ही कहीं होगा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये बिंदु D हो गया, BC के बीच में कहीं पर D मान लेते हैं। और यहाँ पर जब बिंदु मान लिए तो कोण को हमें प्रदर्शित करना है, इसलिए यहाँ पर A को हम D से मिला देते हैं। अब A को D से मिला दिए तो यहाँ पर कोण हमें ADC मालूम हो गया, ये हमारा कोण होगा ADC। ये बोला है कि कोण ADC ये बराबर है BAC के। और अगर यहाँ पर BAC की हम बात करें तो ये हो जाएगा BAC, ये ऊपर वाला जो बड़े त्रिभुज का ये शीर्ष वाला कोण है BAC, इसके बराबर है। फिर हमें दर्शाना है कि CA² बराबर CB इंटू CD होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में भुजाओं से संबंधित जो सूचनाएं, आकृति से संबंधित जो सूचनाएं दी हुई है उनको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। हेडिंग शुरू में हम लिख देंगे कि दिया है, जहाँ जहाँ पर भी हमें सिद्ध करना होगा वहाँ पर पहला हेडिंग होगा हमारा दिया है, दूसरा सिद्ध करना, उसके बाद तीसरा अगर रचना किए तो रचना, या फिर सीधे फिर हम उत्पत्ति लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है, इसमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। इसको हम इतना विस्तार में नहीं लिखेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर कोण BAC, इतना यहाँ पे हम जरूर लिखेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि जो ये है सिद्ध करना था कि CA² बराबर CB इंटू CD होगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे कि CA² बराबर CB
इंटू सी डी, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अब अगला हेडिंग, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगला हेडिंग हमारी उपपत्ति होगा। अगर हमें रचना करना है तो रचना का हम हेडिंग लिखेंगे, नहीं फिर सीधे हम उपपत्ति लिख देते हैं। अब उपपत्ति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो हम यहाँ पर उन दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे जिनमें ये भुजाएं हमें प्राप्त हो जाएं। तो अगर हम सी ए भुजा का स्क्वायर प्राप्त हुआ, इसका मतलब सी ए भुजा 2 बार आई होगी। और अगर हम सी ए भुजा को देखें या फिर एसी बोलें तो ये जो हमारा त्रिभुज जो था, जब हम एडी को खींचे तो ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब इनमें से जो दाएं तरफ वाला त्रिभुज है सी ए उसमें भी पड़ेगा, उसके बाद ये बड़े वाले त्रिभुज में भी होगा। यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है कि हमें इसी त्रिभुज को, एक बड़ा वाला त्रिभुज या फिर एक जो दाएं तरफ है उस त्रिभुज को लेना है। लेकिन और हम देख लेते हैं भुजाएं, जैसे सी बी हो गया। अब अगर हम सी बी की बात करें तो ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, और ये सी डी ये दाएं तरफ के छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है। तो इसका मतलब हमें दाएं तरफ वाला और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज, जिन 2 त्रिभुजों को हम लिए हैं उनको लिख देंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा दाएं तरफ वाला त्रिभुज है जिसका नाम ए डी सी है, तो लिख देंगे तथा त्रिभुज ए डी सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं पहले कौन कौन से कोण बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोण जो सी होगा ये दोनों त्रिभुजों में यानी कि कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इनमें कोण सी बराबर कोण सी। ये क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण है। लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण के नियम से ये हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा कोण यहाँ पर देखें तो पहले ही दिया हुआ था कि बड़े त्रिभुज का कोण छोटे, इस जो दाएं तरफ वाला कोण त्रिभुज है इसका कोण डी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तथा जो दूसरा कोण है बड़े वाले त्रिभुज का कोण है, लेकिन यहाँ पर आप 3 अक्षरों से नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए सी, लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर, यहाँ पर तीनों शीर्षों की सहायता से हम नाम क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण था ये 2 भागों में बटा हुआ था, इस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसा हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोण सी को देखें तो ये केवल एक ही पार्ट में था, एक ही भाग था, इसका कोई मतलब 2 भागों में विभाजित नहीं था, इसलिए हम सीधे एक अक्षर से लिख दिए इसको। अब यहाँ पर हो गया हमारा कोण बी ए सी, ये बराबर दिया हुआ था दूसरे त्रिभुज का, जो दाएं तरफ वाला त्रिभुज है उसके कोण ए डी सी के बराबर दिया हुआ था। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ए सी ये बराबर है कोण ए डी सी। यहाँ पर क्यों बराबर है? लिख देंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज का नाम लिखते समय हम ध्यान देंगे कि जो ए पहले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष ए था, ये इस छोटे त्रिभुज के शीर्ष डी के संगत था। तो यहाँ पर पहले हम डी को लिख देंगे, उसके बाद ए है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मतलब ये पहला शीर्ष ए हो गया, दूसरा शीर्ष ये बी है, और अगर बी के संगत शीर्ष की बात करें तो ये अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो शीर्ष सी था वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो यहाँ पर पीछे सी है तो सी ही रहेगा। अब यहाँ पर डी को हम लिख दिए, सी भी लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर छोटे त्रिभुज का शीर्ष ए बचा है, तो यहाँ पर अब हम डी लिख देते हैं, उसके बाद फिर ए हो गया और लास्ट वाला शीर्ष हमारा सी हो गया। इस प्रकार से हमें समरूप त्रिभुज का नाम प्राप्त हो गया। फिर आगे हम पढ़े हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब हम उन्हीं संगत भुजाओं को लेंगे जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो पहली भुजा ए बी, अगर हम ए बी देखें तो ए बी जो हमें सिद्ध करना उसमें ए बी कहीं पर नहीं है, इसलिए हम ए बी को छोड़ देते हैं। तो जब ए बी को छोड़े तो उसके संगत भुजा डी ए भी छूट जाएगा। फिर अगली भुजा हमारी ये बी सी होगी, और जो हमें सिद्ध करना उसमें बी सी है, बी सी बोले या फिर सी बी, तो यहाँ पर भी इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया बी सी, या फिर हम जैसा क्वेश्चन में बोला है सी बी उसी अनुसार लिख देते हैं। तो यहाँ तीसरा और दूसरा शीर्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से सी बी। अब पहले त्रिभुज में अगर हम तीसरा और दूसरा शीर्ष लिए तो दूसरे त्रिभुज में भी तीसरा और दूसरा शीर्ष लेंगे। तो जब तीसरा और दूसरा शीर्ष लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज का ये सी ए हो जाएगा। तो सी बी बटे सी ए, उसके बाद बराबर अगली भुजा को हम लेते हैं। तो अगली भुजा ये होगी हमारी
पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा, तीसरा और पहला। तो यहाँ पर सी ए यानी कि तीसरा और पहला शीर्ष। तो यहाँ पर सी ए लिए हैं तो दूसरे साइड में भी हम तीसरा और पहला शीर्ष लेंगे, तो तीसरा और पहला शीर्ष मिला के ये हो जाएगा हमारा सी डी। अब तिरछा फिर गुणा कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी ए का गुणा सी ए में होगा, ये हो जाएगा हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी ए का गुणा सी ए में होगा इंटू ये सी बी इंटू सी डी हो गया। तो अच्छा ऐसे गुणा होगा तो ये हो जाएगा इंटू सी बी और इंटू ये हो जाएगा सी डी। यही हमें सिद्ध करना था कि इस त्रिभुज में सी ए स्क्वायर जो होगा वो सी बी इंटू सी डी के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 ये आकृति दी हुई है। उसके बाद हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पर हम जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में लिखे थे उसी टाइप से यहाँ पर भी पहले हम हेडिंग लिख देंगे कि दिया है। अब जो यहाँ पर आकृति से संबंधित जो सूचनाएं दी हुई है उनको यहाँ पर पहले हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनमें से पहले का नाम ABC और दूसरे का नाम PQR है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज दिया ये त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज है जो उसका नाम PQR लिख देंगे तथा त्रिभुज PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों में दिया हुआ है कि इनकी संगत भुजाएं, यहाँ पर एक भुजा AB BC और माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की PQR की भुजा PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो इनके अनुसार यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमें यहाँ पर हो जाएगा AB के संगत PQ दिया है, क्रमशः बोला है यहाँ पर शब्द, तो AB के संगत PQ होगा। तो ये हो गया AB बटे PQ बराबर दूसरी भुजा BC दिया हुआ है तो यहाँ पर हो गया BC और BC के संगत यहाँ पर QR है तो BC बटे QR और उसके बाद बराबर माध्यिका AD और उसके बाद दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM है तो AD बटे ये हो जाएगा PM। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसको भी हम लिख देते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। तो आगे जो हमें सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें यहाँ पर समरूप दिखाना है। अब आगे हम उपपत्ति इसकी देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा उपपत्ति का, लिख देंगे यहाँ पर उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में इन भुजाओं में जो संबंध दिया हुआ था उसी की सहायता से यहाँ पर इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों त्रिभुजों में जो ये दिया हुआ था उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में लिख देंगे तथा त्रिभुज PQR में। अब भुजाओं में जो संबंध दिया उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा दिया है AB बटे PQ, उसके बाद बराबर दिया था BC बटे QR और उसके बाद बराबर AD बटे PM। इतना दिया हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे कि दिया है, यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। अब ये दिया हुआ था उसी की सहायता से हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये पहला जो हमारा पद दिया हुआ है यानी कि AB बटे PQ, इसको ऐसे हम रहने देते हैं। उसके बाद बराबर BC। अब यहाँ पर बोला था कि AD और उसके बाद PM ये माध्यिका है और माध्यिका की प्रॉपर्टी जानते हैं कि माध्यिका जिस भी भुजा पर खींची जाती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो BC होगा ये दो बराबर भागों में बट जाएगा तो BD बराबर ये CD के होगा। तो यहाँ पर जो BC था अब BC के जगह पर यहाँ पर हम लिख देते हैं 2BD, क्योंकि जो BC होगा वो BD के दुगने के बराबर होगा। तो यहाँ पर BC के जगह पे हो जाएगा 2BD और उसके बाद फिर बटे QR।
अब क्यू आर जो होगा ये भी जो माध्यिका पी एम होगी इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, तो यहाँ पर क्यू आर इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2QM। तो ये हो गया 2QM। उसके बाद आगे हमारा है AD/PM, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, और जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AB/PQ, उसके बाद बराबर BD/QM बराबर AD/PM। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो भुजाएं हमें यहाँ पर भुजाओं में जो संबंध मिला, जैसे AB/PQ BD/QM बराबर AD/PM, इसके अगर हम अंश की भुजाएं देखें तो ये पहले त्रिभुज की भुजाएं होंगी, उसके बाद हर वाले जो यहाँ भुजाएं दी हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब AB BD और AD ये त्रिभुज ABD की भुजाएं हैं, और दूसरा PQ QM और PM ये त्रिभुज PQM की भुजाएं हैं, और यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिला है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो हमारे होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके अनुसार, यहाँ पर आसानी से अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए ऐसे लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज जो पहला त्रिभुज की भुजाएं, तो पहला त्रिभुज जो ABD है इसकी भुजाएं हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज। जो दूसरा त्रिभुज है हमारा वो होगा PQM, लेकिन त्रिभुज का नाम लिखते समय हम संगत भुजाओं को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समरूप त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं। तो AB के संगत PQ था, इसलिए यहाँ पर हम पहला शेष हमारा ये हो जाएगा PQ। अब यहाँ पर 2 शेष लिख दिए तो तीसरा शेष हमारा M होगा, यहाँ पे लिख देते हैं M। ये दोनों हमारे समरूप होंगे। क्यों समरूप है उसका कारण भी यानी कि प्रतिबंध आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती थी, इसलिए यहाँ पर जो हमारा समरूपता का प्रतिबंध होगा वो होगा यस प्रतिबंध। अब यस प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो हमारे होंगे वो समरूप होंगे, और हमें मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः हमें सब कोणों से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल हम कोण B और उसके बाद कोण Q को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर B ये दूसरे नंबर का शीर्ष है, दूसरे त्रिभुज में Q ये भी दूसरे नंबर का है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा। लिख देंगे अतः कोण B बराबर कोण Q। ये यहाँ से हमें बराबर प्राप्त हो गया है। इसको आप कोई इक्वेशन मान लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था यहाँ पर इसकी सहायता से हम कुछ चीज़ें और लिख देते हैं। लिख देंगे तथा यहाँ पर लिख देंगे तथा दिया है या दिया है या फिर दिया था, लिख देंगे तथा दिया था। ये दिया हुआ था कि AB/PQ, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB/PQ बराबर ये था हमारा BC/QR के, तो ये बराबर लिख देंगे BC/QR। अब यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप इन दूसरे समीकरण में AB/PQ यानी कि AB और उसके बाद ये BC अगर हम देखें तो ये पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं, और PQ और QC सॉरी यहाँ पर QC नहीं, यहाँ पर QR है, तो यहाँ पर लिख देंगे QR। इसको आप यहाँ पे शुद्ध कर लेंगे, ये QR है तो यहाँ पर लिख देते हैं ये QR। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR अगर हम देखें तो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हैं। और उसके बाद समीकरण 1 से हमें इनके अंतर्गत कोण जो B था ये कोण Q के बराबर है, ये भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया समीकरण 1 व 2 से ये दोनों त्रिभुज जो हमारे होंगे ये समरूपता का एक प्रतिबंध होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज जो हमारा होगा ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर हम समरूपता प्रतिबंध की बात करें तो ये साइड
प्रतिबंध से समरूप हुआ है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती और उसके अंतर्गत कोण के बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और वही संबंध यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज ABC होगा वो त्रिभुज PQR के समरूप होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।